आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे देश में औरतें न जाने कितने किरदार निभाती हैं। कुछ माएँ हैं, कुछ भाभियाँ हैं, कुछ बेटियाँ हैं और कुछ ऐसी औरतें और औरतें, क्या बात करूँ मैं हमारे भारतीय समाज की जो अपने दिल में न जाने कितनी इच्छाएँ लिए अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं। मैं रश्मि साबले आज लिटरेरी वॉरियर ग्रुप्स के पटल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज हम लाइव हैं यानी मैं रश्मि साबले और डॉक्टर अपर्णा प्रधान नीलम सक्सेना फेसबुक पेज लाइव से। तो अपर्णा दी, और सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे कि हम लोग लाइव नहीं जा पा रहे थे, कुछ ग्लिचेस थी, इस वजह से थोड़ा-सा हम लोगों को 1 घंटे की देरी हो गई। तो जो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे या अब जो जुड़ेंगे उनसे हमारी बहुत-बहुत हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हम आपके लिए एक बार फिर एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि अरे! ये तो घर-घर की कहानी है। औरतें जो अपना सब कुछ अपने परिवार पर न्यौछावर कर देती हैं, क्या परिवार के लोग भी उनकी उतनी ही परवाह करते हैं या उनके जज़्बातों को समझते हैं? तो आज की कहानी मन का आसमान में हम 2 किरदार लेकर आए हैं, सास और बहू। जी हाँ, ये कोई 36 के आंकड़े वाला ही नहीं है, एक प्यार भरा रिश्ता भी होता है। सास का किरदार मैं यानी कि डॉक्टर अपर्णा प्रधान एज़ मधुरिमा कर रही हूँ और प्रेरणा यानी कि रश्मि साबले एज़ बहू कर रही हैं। तो इसी के साथ हम अपनी आज की कहानी शुरू करेंगे और उससे पहले सभी लोगों का हम अभिनंदन करना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गरिमा जुड़ गई है। गरिमा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो अब सुनिए हमारी एक नई कहानी। अरे प्रेरणा, तुम रसोई में क्या कर रही हो? सुशीला से कह दो आज कुछ नहीं बनाना है। क्यों मम्मी? आज क्या उपवास रखना है? अरे नहीं बेटी, आज तेरे पापा, रौनक और माँ जी और बाबूजी सब लोग पटना शादी में गए हुए हैं, इसीलिए बस। तो मम्मी, हम दोनों क्या खाएंगे? अरे जो रात का कल का बचा हुआ है हम लोग वही खा लेंगे। अपने लिए कुछ क्या बनवाना? ये क्या बात हुई मम्मी? हम अपने लिए कुछ ताजा क्यों ना बनवाएं? अरे बेटी, सालों हो गए अपने लिए कुछ बनाए और खाए। ऐसा क्यों मम्मी? आपने अपनी पसंद का खाना क्या कभी नहीं खाया? आपको खाने का शौक नहीं है क्या? अरे नहीं प्रेरणा, मुझे तो खाने का बहुत शौक था। मैं तो शादी से पहले अक्सर यह कहा करती थी कि मैं तो खाने के लिए जिंदा हूँ। लोग जिंदा रहने के लिए खाते थे, लेकिन मैं खाने के लिए जिंदा थी। शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब मैंने अपनी पसंद का खाना ना खाया हो। मेरी मम्मी मेरी पसंद की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खाने में बनवाती थी और मेरे पापा और भैया भी मम्मी से हमेशा कहते थे, इसकी पसंद के खाने का ज़रूर रोज़ एक बनाया करो, जो भी ये खाना चाहती है। हमारे घर में लड़का-लड़की दोनों में कोई भेदभाव नहीं था, दोनों की पसंद को सराखों पर रखा जाता था। मम्मी जी, मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो रौनक, पापा जी और दादाजी खाना चाहते हैं, आप वही बनवाती हैं। और कुछ और खाना बनवाने के लिए कहा जाए, तो दादी तुरंत टोक देती हैं। एक दिन मैंने सुशीला से कुछ बनाने के लिए कह दिया, तो दादी जी ने तुरंत कहा, "यहाँ इसे कोई नहीं खाएगा। सुशीला, ये मत बनाना।" देखिए, आपने मुझे बेटे सा प्यार दिया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ किसी और की पसंद का कुछ क्यों नहीं बनता? आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं बेटी, प्रेरणा मैं तो तुम्हारा किसी चीज़ पे बुरा नहीं मानती। तुम तो मेरी अपनी बेटी हो
और तुम्हें तो मैं परमानेंट वाली बेटी मानती हूँ, जो मेरे साथ हमेशा रहेगी। टेम्परेरी वाली बिटिया मेरी अब अर्पिता, उसको तो मैं विदा कर चुकी हूँ, ससुराल चली गई है। जब मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाती थी ना, तो जितने दिन भी रहती थी, साल भर के खाने का शौक पूरा करके आती थी। बाद में वो भी इच्छा धीरे-धीरे मर गई। फिर मुझे बताइए कि शादी से पहले इतना शौक था, तो अब क्यों नहीं आप अपनी पसंद का कुछ बनाती या खाती हैं? ये क्या बात हुई मम्मी? अरे प्रेरणा, क्या बताऊँ? शादी के बाद माँ जी से मैंने एक बारी कहा, वो रौनक की पसंद, दादाजी की पसंद या तुम्हारे ससुर जी की पसंद का खाना बनाती थी। तो जब रौनक पैदा हो गया तो उसकी पसंद का भी खाना बनने लग गया। पहले सिर्फ़ 2 लोगों की पसंद का बनता था। 1-2 बार मैंने कुछ अपनी पसंद का पकाने के लिए कहने की थोड़ी-सी हिम्मत की थी, जानती हो? फिर उन्होंने आपकी पसंद का कुछ बनवाया? जानती हो, उन्होंने मुझसे क्या कहा? बोली, "बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं है, जहाँ रोज़-रोज़ तुम्हारी पसंद के पकवान बनाए जाएँगे। ये तुम्हारा ससुराल है और हम औरतों का क्या? जो मर्द खाते हैं वही रसोई में बनाया जाता है।" सालों से उन्हीं लोगों की पसंद का खाना खाते-खाते अब तो वही आदत सी पड़ गई है और अपनी पसंद तो ऐसा लगता है कि भूल ही गए हैं। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी खाने की फ़रमाइश नहीं की और ना ही अपनी पसंद-नापसंद के बारे में उसके बाद से सोचा। मम्मी, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। घर में सबकी पसंद का खाना बनना ही चाहिए। अ, आपका तो मन एकदम बुझ-सा गया होगा। मैं भी अपनी पसंद का घर पर नहीं खा पाती हूँ, बाहर ही खा पाती हूँ जब भी मैं रौनक के साथ जाती हूँ। क्या करूँ? हाँ बेटी, खाने की बात जब भी होती थी, उस वक़्त मुझे मेरा मायका बहुत याद आता था। फिर मैं फुलकारी वाली शॉल जो मेरी मम्मी ने मेरी शादी में दिया था, उसको पहनकर मैं मायके की देहरी पर पहुँच जाती थी और कुछ गुनगुना लेती थी। अरे! ये तो कोई बहुत ही प्यारा गीत लग रहा है। प्लीज़ गाइए ना, प्लीज़। अच्छा, अच्छा मैं सुनाती हूँ। ये ना पंजाबी का गाना है जिसमें एक लड़की जो शादी हो जाती है, वो अपनी माँ का दिया हुआ शॉल लपेटती है और फिर वो अपने पुराने मायके की जो यादें हैं उसके बारे में गाती है। कुट-कुट माने ज़बरदस्ती ऐसे उसने ओढ़ रखा है। हाँ, हाँ, हाँ। नी कुट कुट मारा बुकला, नी कुट कुट मारा बुकला, मेरे दाज दिए फुलकारी, नी कुट कुट मारा बुकला, छड़ आई जेड़ियां कढ़ाइयां वे अधूरियां, छड़ आई जेड़ियां कढ़ाइयां वे अधूरियां, भाबियां दे हत्थां नाल होणियां ने पूरियां, निक्की निक्की होवे कानून निक्की जिंद मेरी नी, निक्की निक्की होवे कानून निक्की जिंद मेरी नी, एक तेरा हौसला बेचारी नी कुट कुट मारा बुकला, बाबुले दे वेड़े विच, मतलब बाबुल के जो बाग में आम का पेड़ है उसको याद कर रही है। बाबुले दे वेड़े विच लगिए नी अंबिए, याद जदों आवे तेरी बैठवा अंबिए, कीकली कलीर दीवे पग मेरे वीर दीवे, कीकली कलीर दीवे पग मेरे वीर दीवे,
तेनू किवें दिल तो बिसारिए नी कुट कुट, मारा बुकला मेरे दाज दिए फुलकारिए नी कुट कुट, मारा बुकला। बहुत ही खूब। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है मम्मी जी, आप इतनी गुणी हैं। फिर भी एक मन में सवाल है मेरे कि जो अर्पिता दीदी हैं, उनकी पसंद का कभी खाना बना या नहीं? या उन्हें भी यही कहा गया कि तुम लड़की हो, ज्यादा उड़ान मत भरो? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब भी अर्पिता ने कोई फरमाइश की तो माँ जी ने तुरंत बोला, अरे इनको इतना बिगाड़ने की कोशिश ना करो, इनको पराए घर जाना है। इसकी पसंद का पकवान बनाया तो ससुराल के हिसाब से ढलने में मुश्किल हो जाएगी, क्यों इसकी हम्म, मुश्किलें बढ़ाती हो। हम्म, फिर मैं चुप हो गई, लेकिन पता है, मैं कभी कभी चुपके चुपके उसकी पसंद का खाना बना देती थी। आहा, लेकिन एक बार माझी ने पकड़ लिया। ओ, फिर क्या था, इतनी खरी खोटी सुनाई। जानती हो, जिगर पर बहुत जख्म है, हम्म। बहुत जख्म है। आपके पास तो खजाना है गानों का, और मन ही नहीं भर रहा। सुनाइए ना जरा। जब ये ऐसी बातें हुई तो मैंने एक कुछ लाइनें लिखी, वो गुनगुना के सुनाती हूँ। जिगर पे जख्मों को खाए हुए हैं, जिगर पे जख्मों को खाए हुए हैं, तबस्सुम लबों पर सजाए हुए हैं। आँखों में रहती है अश्रु की धारा, आँखों में रहती है अश्रु की धारा, सैलाब पलकों के पीछे छुपे हैं, जिगर पे जख्मों को खाए हुए हैं, तबस्सुम लबों पर सजाए हुए हैं, रगों में बहती है दर्द की नदियाँ, रगों में बहती है दर्द की नदियाँ, नीली नदी को थामे हुए हैं, जिगर पे जख्मों को खाए हुए हैं। वाह मम्मी जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं कितनी आपकी तारीफ कर लूं। और मुझे बस एक बात लगता है कि आप में इतना गुण, और आप ये छुपाती रही आज तक। मम्मी, ये तो औरतों के प्रति अत्याचार हुआ अगर आपको रोका गया है। हम औरतें भी तो इंसान हैं, और हमारी भी तो कुछ अच्छा पकवान खाने की इच्छा हो सकती है। मैं तो पहले की सोच से एकदम सहमत नहीं हूं, और शायद आप भी नहीं। आखिर क्यों? आखिर क्यों शूल सी बातों के वार सहती रही? आखिर क्यों शूल सी बातों के वार सहती रही, जहरीले शब्दों की मार खाकर रोज विष पान करती रही, पाबंदियों की जकड़न में घुट घुट कर सांसें लेती रही, साजिश का शिकार होती रही? आखिर क्यों? निशब्द नहीं थी, निशब्द नहीं थी लेकिन मौन रही, अल्फाजों की कमी नहीं थी लेकिन खामोश रही, कुछ कहा नहीं लेकिन भाव से परिपूर्ण रही, अंधी नहीं थी लेकिन अनदेखा करती रही। आखिर क्यों? पुरुष की संपत्ति बनकर रह गई नारी की अस्मिता, पुरुष की संपत्ति बनकर रह गई नारी की अस्मिता, परिवार के लिए सर्वस्व होम करने वाली, समाज में निंदा और ठुकराए जाने के भय से बंदिशों के दायरे में कैद होकर रह गई, खामोशी का पैरहन ओढ़ लिया,
और रह गई नारी की अस्मिता सिर्फ एक औरत, एक कोख। आखिर क्यों? बेटी, तुम सही कह रही हो बेटी, लेकिन क्या करें? समाज में अधिकांश घरों में यही हो रहा है। स्त्री के मन को कोई पढ़ता ही नहीं है और ना ही कोई उसका मन रखने के लिए कोई कदम उठाता है। काश औरतों को भी सिर्फ स्त्री नहीं, इंसान समझा होता। काश हमें भी इंसान समझा होता, हमारा भी आदर सम्मान किया होता, हमें भी बराबरी का दर्जा दिया होता, स्त्री मन की गहराइयों को पढ़ा होता। तुमने तो बस रद्दी में बिके कागज की तरह पढ़ा हमको, कभी हमें महसूस किया होता, कभी महसूस भीतर जलती ज्वाला की तपिश, कभी देखा होता तुमने हमारे भीतर खौलता हुआ ज्वालामुखी, हमारे भीतर दफन इतिहास। पढ़ो हमें एक एक अक्षर, पढ़ो हमें एक एक अक्षर, ध्यान से पढ़ो, जैसे पढ़ा जाता है परीक्षा पत्र, जमीन जायदाद का पर्चा। हम भी इंसान हैं, मन की बात कहने का मौका तो दिया होता, कभी हमें भी मन से सुना होता, सुनी होती खामोशी के पीछे छुपी गम की दास्तां। सुना जब भी तुमने, बेमन ही सुना, जलसे में बजते कोई गीत की तरह सुना। हम भी इंसान हैं, इंसानियत की नजर से कभी देखा तो होता, देखा होता स्त्री को तुमने रसोई और बिस्तर के गणित से परे, देखा होता स्त्री को कभी तुमने रसोई और बिस्तर के गणित से परे। जब भी देखा, अनमने मन से देखा, हमारा भी अस्तित्व है, कभी उसे भी ऐसे समझा होता, हमारे मन की 12 खड़ी को पढ़ा तो होता, जैसे सीखी जाती है नई भाषा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चलिए हम कुछ नियम बदल देते हैं। आज आपकी पसंद का खाना बनेगा। बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगी? कल दोपहर में मेरी पसंद और आज के दिन का आपकी पसंद का खाना हम सुशीला से बनवा लेते हैं, ठीक है? सच प्रेरणा, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन अगर सुशीला ने माँ जी से कह दिया तो क्या होगा? जानती, कहीं रौनक के पिताजी को या उसके दादाजी को पता चल गया, अरे तो घर में तूफान आ जाएगा। मेरे साथ साथ तुम्हें भी डांट पड़ेगी और माँ जी तो सबसे पहले मायके तक पहुंच जाएंगी और माँ के संस्कारों की धज्जियां उड़ा देंगी अरे और मम्मी जी, मुझे कहेंगी कि तुम क्या बुढ़ा गई थी, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हैं, ये तो आज की लड़की है, ऐसे बोलेंगी। जानती हो? तो सुनिए ना, ऐसा करते हैं, सुशीला काकी की पसंद का भी कुछ बनवा लेंगे। वो फिर कभी भी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। मम्मी, ये बदलाव लाना तो बहुत ज़रूरी है ना? जब दादी वापस आएँगी, तो हम उनको भी उनकी पसंद का खाना खिलाकर खुश कर देंगे। उनके मन में भी तो अपनी पसंद का खाना खाने की इच्छा होती होगी ना? तुम्हें लगता है ऐसा हो पाएगा? क्यों प्रेरणा? म मम्मी मैं हूं ना, आप चिंता छोड़िए। हम दोनों मिलकर दादी को समझाने की कोशिश करेंगे। अब बताइए, आपको क्या पसंद है खाने में? क्या बनवाऊं? प्रेरणा, तो आज रात को खाने में कश्मीरी दम आलू, खोया मखाने की खोया मखाने मटर की सब्जी और उड़द की दाल की कचौड़ी बनवा लो। अरे सदियां हो गई खोए मखाने की सब्जी खाए, कचौड़ी खाए। जब भी बनवानी चाही तो माझी ने ये कहकर चुप करा दिया, अरे पेट पर भारी हो जाएगी, इसको कोई बनाने की जरूरत नहीं है। जानती हो, तो आज यही बनवा दो तुम। उस दिन सास, बहू और खाना बनाने वाली सुशीला ने जी भर कर अपनी पसंद का खाना खाया। सुशीला ने इसी खुशी में खीर भी बना डाली। ऐसा लगा जैसे बरसों की इच्छा कुछ घंटों में पूरी हो गई हो। उसके बाद अगले दिन प्रेरणा की पसंद का खाना बना। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने अपने भीतर के मन को मार दिया था।
लेकिन आज मुझे लगा कुछ तो हलचल अभी भी बाकी है। इच्छाओं में जब स्पंदन होता है, प्रेरणा, इच्छाओं में जब स्पंदन होता है, तो मन एक खूबसूरत ज़िंदगी की आस लगाने लगता है और हल्की-सी रोशनी दिखाई पड़ने लग जाती है। शायद अब मेरा मन भी हिलोरे लेने लगा है। प्रेरणा ने एक कदम उठाया और उसने महसूस किया कि छोटे से बदलाव से उसकी सास को कितनी खुशी मिली है। उसने इतने दिनों में ये तो समझ ही लिया था कि उसकी सास एक मूक खामोश किताब बनी अपनी जिंदगी जी रही हैं। मन ही मन उसने फैसला कर लिया कि वो उन्हें रूढ़िवादी जंजीरों से आजाद करेगी। कुछ ही दिनों में प्रेरणा और उसकी सास एकदम सहेलियों जैसी हो गई। एक दूसरे से बात करके अपना मन हल्का करती। ये तो अच्छा हुआ दादाजी और दादी जी गांव में रुक गए, वरना इतनी आजादी न मिलती। शादी के बाद रौनक और पापा जमीन जायदाद के सिलसिले में दादा दादी जी के साथ गांव चले गए। एक एक दिन अरे! एक दिन हाँ, 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 अभी तो वो द गाँव में ही हैं, अभी उनको हाँ, गाँव में ही रहने दो प्रेरणा, गाँव में ही रहने दो। हाँ, एक दिन मैंने अपनी सास को कुछ सामान निकालकर पलंग पर फैलाकर बड़े गौर से एक-एक कर उठाते देखा। मैंने कई बार मम्मी को अपनी अलमारी में से सामान निकालकर बिस्तर पर रखते और अपने आप से बातें करते सुना है। मम्मी क्या कर रही हैं? अंदर आ जाऊं मैं? हाँ, बेटी आओ, अब ये तुम्हारा भी घर है, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? जहाँ मन आए वहाँ जाओ। अच्छा ठहरो मैं बिस्तर पर सामान बिखरा है, इसको समेट लेती हूँ। अरे रुकिए, ये डायरी कैसी है? क्या लिखा है मम्मी जी इसमें? मैंने आपको अक्सर अलमारी खोलकर बहुत देर तक उसके सामने खड़े होकर अपने आप से बातें करते देखा है। आखिर इस डायरी में है क्या? अ, जानना चाहती हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। अब सालों बाद अलमारी में जब भी हाथ डालती हूँ, स्पर्श करके विचलित करते हैं बिखरे सपने, टूटी उम्मीदें, दर्द का सैलाब, अनगिनत चिट्ठियाँ, अनगिनत चिट्ठियाँ शिकायती निगाहों से मुझे देखती हैं। शादी की साड़ी और सिंधौरे के नीचे दबी डिग्रियाँ, कविताएं और डायरी मुझे घूर घूर कर देखती हैं कि हम यहाँ पे क्यों दबे पड़े हैं। जिंदगी मेरी है, मैं खुलकर जीना चाहती हूँ, हुँ, समाज के डर से नहीं, हुँ, तुम जैसा चाहते हो वैसा भी नहीं, अपने अंदाज से बिंदास जीना चाहती हूँ। हुँ, जिंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ, हुँ, रूढ़िवादी सोच के पीछे छोड़कर, रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़कर आगे हुँ, बढ़ना चाहती हूँ। हुँ, समाज में मान सम्मान के साथ सिर हुँ, उठाकर जीना चाहती हूँ। हुँ, जिंदगी मेरी है, मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। अधिकारों को भीख में नहीं, हक हुँ, से लेना चाहती हूँ। हुँ, अत्याचार के खिलाफ आवाज भी उठाना चाहती हूँ। हुँ, क्यों? क्योंकि जिंदगी मेरी है। मैं हुँ, खुलकर जीना चाहती हूँ, खुली हवा में बेबाक साँसें लेकर तितली की मानंद उड़ना चाहती हूँ। मैं नदी जैसी अविरल बहकर वादियों में गूंज मचाना चाहती हूँ। हवा की गति से उड़कर आसमान के पार जाना चाहती हूँ। मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। हुँ, जानती हो प्रेरणा, जब मन बहुत दुखी होता है तो अपने जज़्बात पन्नों पर उतार देती हूँ और हुँ, अलमारी में रखी इन्हीं चीज़ों से मैं बातें करती हूँ। अपने मन की व्यथा, खुशी और गम सब हुँ, इनके साथ साझा करती हूँ। अब तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में जीवंत रूप ले चुकी हैं और हुँ। मूक दृष्टि से मुझे निहारती हुई मेरी बातें सुन रही हैं। बिल्कुल सही और कितनी खूबसूरत कविता थी। तो इसका मतलब है कि आज भी आपके मन में ख्वाहिशों के पंछी उड़ते हैं? मन के अनंत नीले अंबर में मन के अनंत नीले अंबर में ख्वाहिशों के पंछी पंख पसारे उड़ते हैं, मजबूत इरादों का उन्माद भरे।
हौसलों के पंख लगाए हवाओं का रुख मोड़ते हैं, नई दिशाएं तय करते हैं। आफ़ताब की किरणों को छूकर आफ़ताब की किरणों को छूकर नई उमंग भरते हैं, अपने नशे में रहते हैं, अपनी शर्तों पर जीते हैं। न सोते हैं, न मुझे सोने देते हैं। मन के अनंत अंबर में इच्छाओं के पंछी पंख पसारे उड़ते हैं। मन के अनंत नीले अंबर में ख्वाहिशों के पंछी पंख पसारे उड़ते हैं। पंख बेटी तुम पसारे सही उड़ते कह हैं। रही हो, तुम एकदम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। बस अपने मन की बात चिट्ठियों में लिखकर या डायरी में लिखकर या चिट्ठियों में लिखकर अपनी मम्मी को भेजने की रोज सोचती हूँ। तो फिर आप भेजती क्यों नहीं? बेटियाँ, जानती हो प्रेरणा, बेटियाँ आज भी चिट्ठियाँ लिख रही हैं। आज भी चिट्ठियाँ लिख रही हैं, लेकिन वो मायके के पते पर नहीं पहुँच रही हैं। दर्द की नीली स्याही से मन में छुपी हलचल लिख रही हैं, लिख-लिख कर अलमारी में छुपा रही हैं। बेटियाँ आज भी चिट्ठियाँ लिख रही हैं, लेकिन भेज नहीं पा रही हैं और मायके के पते पर पहुँच नहीं पा रही हैं। स्त्रियाँ सदियों से अपने मन की बात मन में ही रखती रही हैं। आखिर कहें तो किससे कहें? कहें तो किससे कहें, कौन सुनेगा? सास सुनेगी? नहीं, बल्कि उसकी खामियों पर उँगलियाँ उठाएगी। जेठानी देवरानी से अगर कहा या नंद से कहा, तो सास तक बात पहुँच जाएगी। फिर मन की बात मन में रखकर हर स्त्री कुछ समझौता कर लेती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नारी को नारी का साथ देना चाहिए। नारी ही नारी की समस्याओं का समाधान है। अगर सास का साथ मिल जाए, तो ना कोई बहू दहेज के लिए बलि चढ़ेगी और ना ही कोई भ्रूण हत्या होगी। तो इसलिए नारी को नारी का साथ मिलना चाहिए और जो भी कोई सुन रहा है, उसको इस दिशा में कदम भी उठाना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बड़े शहरों की हैं तो हमें ये सब पता नहीं, लेकिन शायद कुछ छोटे शहरों में, गाँव में शायद आज भी यही हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती, सच कहूँ, क्योंकि आप में इतना गुण है। हमारे समाज में अधिकांश औरतें चुपचाप सह लेती हैं। आप क्यों बेबसी का लिबास पहने हुए हैं? और देखिए ना, आपकी ही डायरी का पन्ना पलटते हुए मुझे आपकी ही एक कविता मिल गई, बेबस नारियाँ। रोज़ सीने में रख लेती हैं, रोज़ सीने पे रख लेती हैं एक पत्थर, रोज़ सीने में रख लेती हैं एक पत्थर एहसान का, बेबस नारियाँ। हर निवाले के साथ चबाती हैं एहसान के कंकड़, जो खंजर की तरह चुभते हैं सीने में, मन के अंतस को जख्मी करके। जी हाँ, मन के अंतर को ज़ख्मी करके बन जाते हैं नासूर। नहीं भरते ये घाव किसी मलहम से, रिश्ते हैं सिसकते हैं, बेबस नारियाँ। जलाती हैं बेबस नारियाँ जलाती हैं ख्वाहिशों के चूल्हे अरमानों की लकड़ी से, झोंक देती हैं आँखों से बसे ख्वाबों को। तलाशती हैं वजूद अपना, अंगारों से उठते धुएँ में, बेबस नारियाँ। एहसान के बोझ तले दबकर घुटकर सांसें लेती हैं, फिर एक दिन दम तोड़कर एहसान के अलाव की तपिश में जलकर सारे एहसानों से मुक्ति पा जाती हैं। अब आपको अपने लिए, समाज के लिए, सच कहूँ मम्मी जी, अब आपको आप ही के लिए है कि अब आपको अपने लिए, समाज के लिए और सभी महिलाओं के लिए बदलना होगा। आप में वो क्षमता है जो आप अपनी लेखनी से समाज में सुधार ला सकती हैं। आपकी पहले की जो लिखी हुई कविताओं में उत्साह था ना, कुछ करने का जुनून था। लेकिन ये कविता साफ-साफ बता रही है कि आपने अपने आप को कितना बदल दिया है। सुनिए, सुनिए तो पढ़कर मुझे। न जब आप पढ़ेंगी तो आपको महसूस होगा कि आप कितना बदल गई हैं। अच्छा चलो मैं तुम्हें सुनाती हूँ जो पहले लिखी थी, खामोशी। हुँ, हुँ।
सबने मुझे अपनी जायदाद समझा, आंगन की चिड़ैया कहकर घर की दीवारों में महफूज रखा, समाज शास्त्र पढ़ाकर दायरे में सिमटे रहना सिखाया। मुझसे कहा मुझसे कहा तुम स्त्री हो। मैंने खुद को समेट लिया, त्याग को अपना लिया। मुझसे कहा तुम वाचाल हो। मैंने जज्बातों को छुपाया, मौन धारण कर लिया। फिर मुझसे कहा गया तुम अर्धांगिनी हो। मैंने पति के इर्द गिर्द अपना दायरा बना लिया। मुझसे कहा तुम माँ हो। मैंने ममता का आंचल फैला दिया। मुझसे कहा गया तुम पराए घर की अमानत हो। मैंने पराए लोगों को अपना लिया। जानते हो, जब मुझसे ये कहा तुम पराए घर की अमानत हो, मैंने पराए लोगों को अपना लिया। मुझसे कहा तुम घर की लाज हो, मैंने चौखट के भीतर रहना सीख लिया। मेरी गुलामी को मर्यादा का नाम दे दिया और मैंने विचलित मन से सदा के लिए खामोशी को अपना लिया। अब आप मेरी बात सुनिए। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और इतनी मोटी डायरी में आपने कविताएं और कहानियां लिख रखी हैं, और भी ना जाने कितनी डायरियां होंगी। आप मुझे दीजिए, आपकी पुस्तक छपवाऊंगी मैं। अब आपके जरिए हम दोनों मिलकर समाज को बदलेंगे। शायद मुझ में कुछ ज्यादा ही जोश आ गया है आपकी कविताओं को पढ़कर। समाज में सुधार लाना जरूरी है। अगर नारी को सम्मान मिलेगा तो समाज में और देश में सुधार तो होगा ही ना। आपकी ही एक बहुत ही प्यारी सी कविता है कि खामोशियां मन में जब दफन होती हैं। आपने मुझे करेक्ट किया था जब मैं ये पहली बार पढ़ रही थी कि खामोशियां मन में जब दफन होती हैं, एक घुटन का आभास होने लगता है। छटपटाती है जल बिन मछली की तरह, मन कुंठित द्रवित पोर पोर होने लगता है। अजीब सा हाहाकार भीतर मच जाता है। धीरे धीरे मन का शोर उबलने लगता है। जहन के तहखाने में सन्नाटा पसरा देख लफ्जों की खामोशियों से मन घबराता है। तानों के तीर वार करते हैं हृदय पटल पर, कांटों से चुभते हैं लेखनी को कुरेदते हैं। शायद इसीलिए आपने भी लिखना चालू किया कि गूंजता है एकांत में भीतर दहकता ज्वालामुखी, लावा बनकर फिर बह निकलता है। चल पड़ती है लेखनी, चल पड़ती है लेखनी जब कोरे पन्नों पर उकेर देती है दिल में छुपी छटपटाहट। बरसों से छुपी दर्द की नीली नदी निर्झर बहने लगती है। भीतर का तूफान धीरे धीरे थमने लगता है। भीतर का तूफान धीरे धीरे थमने लगता है। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें एक कविता बहुत पहले लिखी थी, हाँ हाँ। आसमान का तन। मैं मन के आसमानी तन पर कविताएं रचती हूँ। जब मैं बहुत एकांत में बैठती हूँ तो कभी आसमान को देखती हूँ, उसका विस्तार देखती हूँ, उसमें प्रेरणा लिखती हूँ और फिर कुछ लिख देती थी तो वही सुनाती हूँ। मैं मन के आसमानी तन पर कविताएं रचती हूँ, जिनका रस पीकर चांद की आंखें गहरा जाती हैं, रात में मादकता छा जाती है। जिनके स्पर्श से हवाओं की चूड़ियां खनकती हैं, रात के आंगन में चांदनी बिछती है। जिनका सानिध्य पाकर बिन मौसम बसंत खिलखिलाता है, शिशिर में फाग गुनगुनाता है। जिनकी तपिश से मौसम करवट बदलता है, सदियों पुराना हिमखंड पिघलता है। जिनकी बोली से मन की मृदा पर सावन बरसता है, गगन में इंद्रधनुष छा जाता है। जिनकी सांसों के घुंघरू मधुर जल तरंग बचाते सुनाते हैं, ब्रह्मांड में शहनाई की गूंज मचाते हैं। और जिनकी महक से ब्रह्म कमल सुगंधित हो जाता है, धरा का कण कण प्रफुल्लित हो जाता है। मैं मन के आसमानी तन पर कविताएं रचती हूँ। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, मन के आसमानी तन पर आपने सही में बहुत खूबसूरत कविताएं रची हैं। बस अब आपको अपने लिए जीना होगा। ने अपनी जिंदगी सबके ऊपर न्यूछावर कर दी, लेकिन आपको क्या मिला? बस आप आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। चलिए,
आज के समाज सुधार का काम शुरू। जी हाँ, आज से ही। मम्मी, इसी बात पर एक भड़कता सा मजेदार गाना हो जाए। कविताएं बहुत हो गई, और आपने जो चुन्नू भैया की शादी में गाया था वो सुना अच्छा, दीजिए प्लीज। वो रिलिया बैरन, हाँ, हाँ वो तो एक बहुत प्रसिद्ध भोजपुरी गीत है। चलो हाँ फिर हाँ। वही, आज गाना वही सुना देती हूँ। हम्म। आज तो मेरा मन बहुत खुश है, मेरा मन बहुत खुश है। आप रिलिया अपने से इसमें हम्म। रिलिया इसमें ट्रेन को कहा गया है, रेल से। अरे तो उसके पिया को ले जा रही है। हाँ हाँ। रिलिया बैरन, हाँ, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन, जौन टिकटवा पे सैया मोरे गई है, जौन टिकटवा पे सैया मोरे गई है, जौन टिकटवा पे सैया मोरे गई है, पनिया बरसे, पनिया बरसे टिकट गले जाए रे, पनिया बरसे टिकट बही जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन, जौन शहरवा में सैया मोरे नौकर, जौन शहरवा में सैया मोरे नौकर, आग लागे, आग लागे शहर जल जाए रे, आग आग शहर जल जाए रे, बैरन, लिया बैरन, सौतवा के सैया मोरे आशिक, जौन सौतवा के सैया मोरे आशिक, बिजुरी गिरे, बिजुरी गिरे सौत मर जाए रे, बिजली गिरे सौत मर जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन, जौन साहबवा के सैया मोरे नौकर, अब जहाँ वो नौकरी कर रहा है उसके साथ, उनके जौन साहबवा के सैया मोरे नौकर, पुलिस आए, पुलिस आए छापा पड़ जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन, पुलिस आए छापा पड़ जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन। बहुत बेटी, खूब, बहुत खूब। बेटी ठीक कह रही हो, तुमने मेरे जीवन जीने का नजरिया बदल दिया। अब मैं अपनी तकदीर बदलूंगी और हम्म। समाज में भी सुधार लाऊंगी, समाज को भी बदलूंगी। तुम्हारे साथ मिलकर समाज का परिवर्तन जरूर करेंगे हम दोनों जने। हम्म। और मैं आपसे बस यही चाहूंगी कि हमारा जो ये सफर था, हमारा जो ये कहानियों का सफर है वो आगे चलता रहे। तो आज की कहानी हम इसी मोड़ पर खत्म कर रहे हैं, पर इसका जरूर दूसरा भाग भी होना चाहिए। नहीं नहीं, अभी तो ठहरो, अभी हम करेंगे। देखो, हम्म। मैं नारी हूँ, हाँ जिंदगी हाँ के तीसरे पहर पर ठहरी हुई हूँ, हाँ हाँ। बहुत दर्द दिए हैं जमाने ने, थोड़ी हम्म। बगावत करके हिसाब चुका कर आती हूँ, मिले हैं नसीहतों के हसीन तोहफे,
ज़माने का उधार चुका कर आती हूँ। ना कराते हो, वाह! हाथ की लकीरें बंद है मुट्ठी में, हुँ, चलती हैं साथ-साथ, पर काबू में नहीं। ऐ हुँ, ज़िंदगी तू ठहर, इसी हुँ, मोड़ पर थोड़ी तकदीर बदल कर आती हूँ। तो ये कहानी आज हमने आपको जो दिखाई, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लेकिन अभी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने देखा बहू ने अपनी सास को कैसे बदला। बहू को आप अपना समझिए। जब किसी के घर में बहू आती है या आ चुकी है, वो आपके घर की है। आप उसको अपना समझिए, पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। हुँ, वो पराए घर से आ रही, उसको अपनाइए जैसे आप अपने लोगों को अपनाती आई हैं। और हुँ, हर व्यक्ति के मन में एक दबी चिंगारी सी होती है, और परिवार को सहेजती नारी के मन में भी अपना आसमां सृजन करने की इच्छा होती है। तो आज हुँ, हमने आपको नीले रंग से, जिंदगी के कई रंग हैं, इसमें दर्द की नीली नदी भी थी और आसमान का विस्तार भी था। और हर नारी अपना आसमान सृजन करने की इच्छा रखती है, एक ऐसा आसमान जो सिर्फ उसका अपना हो, हुँ, जहाँ उसके बनाए नियम हो, जहाँ वो किसी के हाथों की कठपुतली ना हो। हुँ, आसमान का विस्तार साहित्यकार, चित्रकार और इंसानों को, और खास करके नारी को, हमेशा से प्रेरित करता आया है। हर हुँ, नारी अपनी अभिलाषाएं ये रखती है, हर नारी अभिलाषा कि अपना, उसने सारे कर्तव्य पूरे कर लिए, दायित्व पूरे कर लिए, तो अब उसकी भी इच्छा का कुछ हो। और मैं हुँ, ये कहती हूँ कि उस समय नहीं, तीसरे पहर पर नहीं, शुरू से नारी हुँ, को जब आपके घर में आए, आपके साथ में चाहे माँ है, बहन है, और आप देख रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रही हैं, मन ही मन में आपको समझ तो हर इंसान को आता है कि किसको क्या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो हुँ, हुँ, आगे बढ़िए, सहारा दीजिए, आगे बढ़ाइए। और स्त्री के मन की ये जो इच्छा है, अक्सर जो दब जाती हैं, आपने देखा होगा, सहारा मिलने से उसके मन पंछी का, जो उसके मन का पंछी है, वो आसमान में कलरव करने लग जाता है। तो बहू के साथ में खाली 36 का आंकड़ा नहीं होता। जी हुँ, हाँ, सास बहू का एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा रिश्ता भी होता है। लेकिन हुँ, पहला कदम उठाइए, बहू को अपनाइए और आगे बढ़िए। और अब हम अगले भाग में क्या देखने वाले हैं कि इस परिवर्तन से मधुरिमा की ज़िंदगी में क्या निखार आता है, या सास के आने पर वो फिर से दबने लग जाती हैं, या सास बहू मिलकर कुछ बदलाव लेकर आती हैं। तो उसके साथ हम आप सबसे विदा लेना चाहेंगे, और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम हुँ। लोग पढ़ नहीं पाए हैं अभी, क्योंकि हम इस नाटक पर ज़्यादा अपना ध्यान दिए हुए थे। मैं पढ़कर हम, नाम ले लेती हूँ कम से कम दी। हाँ, नाम ज़रूर ले लो, तुमने हाँ, जो-जो लोग मैं हमारे साथ जुड़े हैं। और और कुछ डिस्क्लेमर होते हैं, जैसे हमारी जो नाटिका होती है, ऑनलाइन नाटिका, उसमें कुछ डिस्क्लेमर होते हैं कि हमें बताना रहता है। जैसे आज जितनी भी हमने कविताएँ पढ़ी, वो डॉक्टर अपर्णा प्रधान जी की पुस्तक से पढ़ी हैं और कोशिश की है कि आप तक पहुँचे। और कहते हैं ना, मैं हमेशा से एक ही बात कहती हूँ कि हम कलाकार अधूरे हैं, अगर हमें सुनने वाला कोई ना हो, अगर हमें सराहने वाला कोई ना हो। मतलब कि मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स की, आप लोगों की, जैसे गरिमा सुदान कपूर जी शुरू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, निवेदिता रॉय हैं, संजय कुमार गुप्ता जी हैं, अनूप जालान जी हैं, सुधा सक्सेना हैं, डॉक्टर पुष्पा सिंह हैं और हमारे साथ वीणा दीक्षित तिवारी भी हैं, कोई इलाहाबाद आशु, से भी जुड़े हैं, कोई इलाहाबाद हाँ, से भी जुड़े हैं। हाँ, हाँ, वही मैं आ रही हूँ वहाँ तक। आशु हुँ, मनदीप रत्रा जी हैं, फिर हमारे साथ पूर्णा शाह हैं, फिर सुधा सक्सेना जी तो हैं ही, सुनील जोशी जी भी हैं, सतिंदर सेठी जी हैं और हमारे साथ हैं सुधा सक्सेना जी, सतिंदर सेठी फिर से हैं, क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। ममता तिवारी त्रिपाठी जी हैं और जैसे नीलम शुक्ला जी हैं, इलाहाबाद से वो जुड़ी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे पुष्पा एलडब्ल्यूजी के टीम पुष्पा में। दीदी और को, जिनके भी कमेंट्स हैं, वो हमारा परिवार ही है, तो उनकी तरफ से भी आपका स्वागत है। और संजय कुमार गुप्ता जी
को भी आपके गाने की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए और और अभी पुष्पा जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ बनारस से, पुष्पा जी भी जुड़ी हुई हाँ, हैं। डॉक्टर पुष्मा सिंह जी भी हैं, मतलब मैं कह रही हूँ ना ये कहानियाँ जो हैं हमारे हमें जोड़ती हैं देश-विदेश के कोने-कोने से। तो न इसलिए फिर से मैं अपने दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और जैसा कि डॉक्टर अपर्णा प्रधान जी ने कहा कि इसका अगला भाग हम लेकर जल्द ही आ रहे हैं, आपको ज़रूर सूचित कर दिया जाएगा। और तो जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी, ज़िंदगी एक बार नहीं रोज़ मिलती है हमको जब हम सुबह आँख खोलते हैं। तो आप हुँ, ज़िंदगी जी भर के जी बहुत बड़ी लीजिए बात और हर पल का आनंद उठाना चाहिए। और वो जो भी नारियाँ हैं, दबी हुई हैं या आप देख रहे हैं उनमें थोड़ी-सी भी चिंगारी है, तो उसको बढ़ावा दीजिए, आगे बढ़ाइए और हमारा प्रोग्राम आप देखते रहिए, हमें बहुत खुशी होती है। बहुत आज खुशी हमने हुई है। कविताओं को पिरोया एक कहानी हुँ, के रूप में, हम इसी तरह से कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे और अपने पसंद की प्रतिक्रिया तो हम आपके कमेंट से देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। हुँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, गुड नाइट, गुड नाइट। नमस्कार।